साधना शिवदासानी एक ऐसी हीरोइन जो अपनी कम उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में आई और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सफलता भी हासिल की। साधना शिवदासानी एक सुंदर आंखों वाली और ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुक और उसकी हंसी नॉर्मल सी थी, बहुत साइलेंट हंसी, लेकिन बहुत ही कमाल की थी। उसका अंदाज अपने आप में ही बहुत अलग था। ब्यूटीफुल गॉर्जियस होने के साथ साथ साधना शिवदासानी एक समंजस औरत भी थी, समंजस हीरोइन भी थी, क्योंकि ऐसी समंजस लेडी फिल्म इंडस्ट्री में हमको बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन साधना शिवदासानी के बारे में अगर बता के चले तो उनमें यह सारे गुण थे जो एक औरत में होना चाहिए। तो आज हम साधना शिवदासानी के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने अपने कम पीरियड में कैसे बहुत सक्सेस पा लिया था और किस कारण उनको अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल अकेली और तन्हा गुजारनी पड़ी थी। साधना शिवदासानी के बारे में अगर बता के चले तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में साधना शिवदासानी के बहुत सारे रिलेटिव्स थे। कपूर घराना तो उनका बहुत ही नजदीक और क्लोज फैमिली, क्लोज रिलेटिव से था। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं रहता है। आखिर बात यही सच है, क्योंकि साधना शिवदासानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ तन्हा गुजारी थी। पैसों की कमी के कारण, पैसों की तंगी के कारण उनको बहुत सारे एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में करने पड़े थे। लेकिन उनकी यह कंडीशन में वो किसी के सामने झुकी नहीं थी और उसे जितना मिलता था अपनी लाइफ में पैसा, उसी में ही वो संतुष्ट थी। बहुत ही भावनात्मक वाली हीरोइन अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में है तो वो सिर्फ और सिर्फ साधना शिवदासानी है। बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्टर थी अपने दौर में। उनकी आंखें भी बहुत कमाल की थी। उनका देखने का तरीका, बात करने का तरीका और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लुभावनी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। आंखें भी कजरारी थी और बहुत ही अच्छी, और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, एक हल्की सी मुस्कान जो थी फिल्म इंडस्ट्री में वो साधना शिवदासानी की थी। लेकिन अपने ब्यूटीनेस के साथ साथ साधना शिवदासानी पूरे फिल्म इंडस्ट्री में एक सामंजस्य औरत थी, लेडी थी। एक सामंजस्य लेडी होना भी बहुत ही अलग बात है, बहुत ही गौर करने वाली बात रहती है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे अगर बता के चले तो अपना करियर बनाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस भी सारी हदें पार कर देती है। लेकिन साधना शिवदासानी अपने आप में ही बहुत ही अच्छी थी। उसके जैसी समंजस एक्ट्रेस बॉलीवुड में नहीं हो सकती है। साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान कराची सिंध में हुआ था और साधना महज 4 या 5 साल की थी तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। और इस बंटवारे के चलते साधना के पिताजी जो शिवराम शिवदासानी थे और उनकी माँ लाली देवी शिवदासानी, इनके साथ साधना को एक बड़ी बहन भी थी और बहन का नाम सरला था। तो इन तीनों के साथ साधना पाकिस्तान से मुंबई आई थी और वो मुंबई में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि शिवराम शिवदासानी के जो भाई थे हरिदास शिवदासानी, वो भी मुंबई में पहले से ही आ चुके थे और वो एक बड़े एक्टर थे। और उनको एक बेटी भी थी जो साधना से छोटी थी, लेकिन उसका नाम था बबीता। बबीता यानी वही करिश्मा कपूर और करीना कपूर की जो माँ है वो बबीता है, यानी कि साधना की वो चचेरी बहन लगती है। आगे बताते चले तो साधना अपने फैमिली के साथ जब मुंबई में रहने के लिए, बसने के लिए जब वो आए थे तो मुंबई में वो सायन एरिया में रहते थे और सायन एरिया में वो एक किराए के घर पे रहते थे। और किराए के घर के साथ साथ तो शिवराम शिवदासानी ने एक किराना स्टोर भी शुरू किया था। लेकिन बता के चले तो उस दौरान उनका यह किराना स्टोर भी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए साधना को स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि पैसों की तंगी के कारण उनकी माँ ने साधना शिवदासानी की स्टडी घर पे ही ली थी, क्योंकि उनकी माँ लाली देवी एक टीचर थी। उनके हालात आगे जाके कुछ अच्छे होने लगे थे तो उनकी माँ ने उनका एडमिशन मुंबई के एक स्कूल में किया था। लेकिन बता के चले तो यहाँ पर भी जब वो साधना को स्कूल लेके गई थी तो टीचर ने साधना को देकर बोला था कि इतनी बड़ी लड़की को पहले क्लास में कौन एडमिशन देगा। तो उनकी माँ ने टीचर को समझाया था और बताया था कि माना कि उनकी डॉटर बड़ी है, लेकिन उनके डॉटर की उन्होंने पढ़ाई घर पे ही ली थी और वो पढ़ाई में भी अच्छी है, चाहे तो आप टेस्ट ले सकते हो। तो यह बात सुनकर टीचर ने साधना का एक टेस्ट लिया था, स्टडी टेस्ट, और यह टेस्ट में साधना ने अच्छे मार्क्स लिए थे। तो यह रिजल्ट देखकर साधना की टीचर भी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने भी कहा था कि साधना इज अ ब्रिलियंट गर्ल, उम्र के अनुसार साधना को 5th क्लास से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और यह बात सुनकर साधना और उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई। तो इस तरीके से साधना का स्कूल का सफर शुरू हो गया था और इस स्कूल का नाम था ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल, जो वडाला में स्थित है। इस स्कूल में साधना का एडमिशन हुआ था। यह स्कूल में एडमिशन लेने के बाद साधना स्कूल के जो ड्रामा इवेंट्स रहते हैं वो इवेंट में भी भाग लेना शुरू किया था। साधना अपने स्कूल में हर इवेंट में, डांस का इवेंट हो या फिर ड्रामा का इवेंट हो, वो इवेंट में पार्टिसिपेट होने लगी थी और उसको यह बातें भी बहुत अच्छी लगती थी। आगे चलकर साधना के मन में भी ख्याल आने लगा था कि वो जिस तरह से रह रहे तो उसको भी काम करना चाहिए। इसलिए साधना ने कुलाबा में एक टाइपिस्ट का काम किया था। यह काम अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो करती थी। तो अब साधना
कुछ थोड़े पैसे भी कमाने लगी थी क्योंकि टाइपिस्ट का भी उसके पास जॉब था और वो स्कूल में भी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। और बता के चले तो एक दिन साधना जब इवेंट में ड्रामा में और डांस में पार्टिसिपेट करती थी तो साधना को दिल में यह भी ख्याल आया था कि वो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहेगी और हीरोइन के तौर पर काम करेगी। यह उसका एक विश था दिल ही दिल में। और यह विश इतना पावरफुल था कि उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का एक मौका भी मिला था। वो कुछ इस कदर था कि साधना के स्कूल में फिल्म कंपनी वाले आए थे क्योंकि उनको फिल्म के एक गाने के लिए बैक डांसर्स की ज़रूरत थी और वो इसलिए वो स्कूल में आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने साधना जी को भी देखा था और साधना देखने में बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल और बहुत ही गोरी थी। उसकी आंखें भी बहुत ही अच्छी थी और वो बाकी लड़कियों से भी कुछ अलग थी। उसका स्माइल, उसके बोलने की अदा, यह सारी चीज़ें फिल्म कंपनी वालों ने देखी थी तो उन्होंने साधना को सिलेक्ट किया था। और ये जो गाना था, इस गाने के लिए साधना ने बैक डांसर का काम किया था। ये जो गाना था, ये गाना मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगी के सफर में तुम अकेली ही नहीं हो, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, ये जो गाना था, इस गाने के लिए साधना ने बैक डांसर का काम किया था। यह जो गाना था, यह गाना श्री 420 फिल्म का था और इसमें साधना ने मेन हीरोइन के साथ काम किया था लेकिन बैक डांसर के रूप में। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह भी है कि साधना को जिस तरह से ऐसा लगता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आए बतौर हीरोइन के तौर पर, तो उसकी यह कामयाबी का वे उसको दिखने लगा था क्योंकि उसने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत तो की थी बैक डांसर ही सही, लेकिन साधना इस इंडस्ट्री में आ तो गई थी। इस बात का साधना को बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी आगे की जो विश है कि बतौर हीरोइन भी उसको काम मिल सकता है तो वो मिल भी गया था। वो कुछ ऐसे, साधना ने जब यह बैक डांसर के लिए, इस गाने के लिए यहाँ पे काम किया था तो इस गाने के टाइम पे वहाँ पे उनके चाचा जी हरिदास शिवदासानी भी आए थे और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साधना इस गाने के लिए बैक डांसर के रूप में काम करने वाली है। इस फिल्म में उनके चाचा जी हरिदास का भी एक छोटा सा रोल था तो इसलिए वो वहाँ पे आए थे, लेकिन उन्होंने साधना से कोई भी बात नहीं की थी और साधना ने भी उनको कुछ भी बताया नहीं था। और जब यह फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चला था कि साधना ने इस फिल्म में डांस किया है। आगे जाके स्कूल के साथ साथ साधना का कॉलेज भी शुरू हुआ था और साधना के कॉलेज का नाम जय हिंद कॉलेज था। और यहाँ पे उनकी मुलाकात एक सिंधी फिल्म निर्माता से हो गई थी और वो सिंधी फिल्म बनाना चाहते थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने साधना को सिलेक्ट किया था। फिल्म अबाना के लिए साधना ने उनके पास अपने कुछ फोटोग्राफ्स दिए थे। थी अबाना अबाना। इस फिल्म के लिए मेन हीरोइन की छोटी बहन का रोल साधना को मिला था और इस फिल्म की हीरोइन थी शीला रमाणी जो मेन भूमिका में थी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी घटित हो गई थी कि साधना को जब यह फिल्म मिली थी तो साधना बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उसको इस फिल्म में रोल मिला था हीरोइन की छोटी बहन का। और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद सीधा शीला रमाणी के पास गई थी उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए और शीला रमाणी ने साधना को देखकर कहा था कि आज तुम इस कदर मेरा ऑटोग्राफ ले रही हो लेकिन एक दिन देखना तुम भी मेरी जैसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी और लोग तुम्हारा भी ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन पे लग जाएंगे। तो यह बात सुनकर साधना को बहुत ही अच्छा लगा था और साधना ने एक स्माइल दी थी बहुत ही प्यारी सी। अबाना अबाना यह फिल्म भी बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत सुपरहिट हो गई थी। और बता के चले तो एक मैगजीन में साधना की फोटो भी छपी हुई थी फिल्म अबाना के लिए और यह फोटो एक फिल्म निर्माता ने देखी थी और इसका नाम था सजदा मुखर्जी। उन्होंने साधना की यह फोटो देखकर उनको साधना बहुत पसंद आई थी और उन्होंने अपने फिल्म कंपनी के लिए साधना को ऑफर दिया था और यह ऑफर भी साधना ने साइन किया था। सजदा मुखर्जी ने साधना को अपनी फिल्म कंपनी फिल्मालय में साधना को एक जॉब ऑफर किया था और यह पर मंथली साधना की जो सैलरी थी वो 750 रुपए थी। लेकिन बता के चले तो उस दौरान यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, 750 रुपए। साधना ने यह ऑफर स्वीकार कर कर उनका जो सपना था फिल्म इंडस्ट्री में आने का यह भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था क्योंकि इस कंपनी में जॉब के साथ साथ साधना को बड़ी खुशी भी हो। इस कंपनी में साधना जॉब कर रही थी और वो भी 750 पर मंथ सैलरी के साथ। साधना फिल्म कंपनी में काम कर रही थी और सजदार मुखर्जी के दिल में ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्मों में लाना चाहिए और एक फिल्म बनाना चाहिए। तो उनको जॉय मुखर्जी के लिए साधना बहुत अच्छी लग रही थी एज ए हीरोइन के तौर पर और उन्होंने साधना को यह ऑफर भी दिया था। साधना ने इंस्टेंटली यह ऑफर मंजूर किया था। उनकी यह फिल्म का नाम था लव इन शिमला। इस फिल्म में साधना एज ए हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी और उसके हीरो थे वो जॉय मुखर्जी थे। और बता के चले तो इस फिल्म का डायरेक्शन R.K. नैयर ने किया था। थी लव इन शिमला। इस मूवी के लिए साधना ने अपने बालों में कुछ चेंजेस किए थे और बता के चले तो उनको यह चेंजेस करना पड़ा था क्योंकि साधना बहुत ही गोरी और सुंदर दिख रही थी और इस फिल्म के लिए उन्होंने हेयर स्टाइल भी किया था। साधना ने हेयर कट भी किया था इस फिल्म के लिए और इस फिल्म में साधना बहुत ही अच्छी दिख रही थी, प्यारी दिख रही थी, बहुत ही बोल्ड और खूबसूरत अंदाज के साथ साधना नजर आई थी।
एक हैरान करने वाली यह भी बात है कि साधना ने अपने बाल जिस तरीके से कटवाए थे, वो आगे चलकर उनकी यह स्टाइल भी बहुत फेमस हो गई थी। ब्यूटी पार्लर में साधना जैसा हेयर कट करने के लिए एक नाम भी दिया था कि साधना हेयर कट बोल के। यह नाम आज भी फेमस है, साधना हेयर कट बोल के। यह फिल्म जो डायरेक्ट कर रहे थे आर के नैयर को भी साधना इस लुक में बहुत ही पसंद आई थी और उन्होंने जब साधना को पहली नजर में ही देखा था तो उनको वहां पे ही साधना के ऊपर दिल आया था और साधना संग आर के नैयर प्यार करने लगे थे। आर के नैयर ने सोच भी रखा था कि अगर उनकी लाइफ पार्टनर कोई बन सकती है तो वो सिर्फ साधना ही होगी। साधना की यह फिल्म बहुत ही सुपरहिट हो गई थी। यहाँ पे साधना ने एज ए हीरोइन के तौर पर पहली बार ही काम किया और पहली बार में ही उनकी यह फिल्म बहुत सुपरहिट हो गई थी। इसके साथ आगे जाकर साधना को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आना शुरू हुआ था और विमल रॉय ने भी उनको अपनी फिल्म परख में लिया था। परख में साधना को देखे तो साधना बहुत ही सिंपल लुकिंग में देखने को मिल रही थी, लेकिन उनकी प्यारी सी अदा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ साथ यह फिल्म भी सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म का भी गाना बहुत मशहूर हुआ था और यह गाना था ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार आई। ये जो गाना था बहुत ही सुपरहिट हो गया था और इस फिल्म के बाद साधना को भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आना शुरू हुए थे और साधना ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी फिल्म इंडस्ट्री को। इन सारी फिल्मों में बहुत ही प्यारे से और अलग अंदाज के साथ भी काम किया था और देवानंद के साथ उन्होंने हम दोनों यह फिल्म बनाई थी और यह फिल्म भी बहुत पॉपुलर हो गई थी। और बता के चले तो ऐसे एक एक फिल्म करने के बाद साधना ने अपना करियर एक अलग ही ऊंचाई पर लेके आई थी साधना। आगे बता के चले तो साधना अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्में देने लगी थी और साधना की यह सारी फिल्में भी बहुत हिट हो जाती थी और पॉपुलर भी हो जाती थी क्योंकि साधना एक बहुत ही अच्छी और बोल्ड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो लोगों को बहुत भाती थी। लोग साधना के सच में दीवाने बने थे क्योंकि बात बता के चले तो साधना अपने फ्रेंड्स के साथ एक शोरूम में गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए, तो वहां पे पता चला कि साधना इस शोरूम में आई है। लोग साधना को देखने के लिए शोरूम के बाहर लोगों ने बहुत सारी भीड़ की थी और वो अंदर भी आ रहे थे। तो कुछ पल के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि यह भीड़ जो है साधना को देखने के लिए हो रही है। तो शोरूम के मालिक ने शोरूम को अंदर से ताला लगाया था और शोरूम के पिछले वाले गेट से साधना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। तो इससे साफ पता होता है कि साधना अपने ज़माने की बहुत ही पॉपुलर हीरोइन बनी थी और इसमें कोई भी शक नहीं था। देवानंद साहब के साथ साधना ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, उसमें से एक फिल्म थी असली नकली। इस फिल्म में भी साधना का रोल बहुत ही अच्छा रहा था और यादगार रहा है क्योंकि इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे और ये जो गाना है लोग आज भी गुनगुनाते हैं, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। यह गाना आज के ज़माने में भी बहुत पॉपुलर है। और बता के चले तो साधना जो भी फ़िल्म में काम करती थी वो फ़िल्म सुपरहिट हुआ करती थी क्योंकि साधना दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती थी और बहुत ही प्यारी दिखती थी और इसलिए लोग उसको पसंद करते थे। और बता के चले तो इस दौरान साधना के पास बहुत सारी फ़िल्में थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो फ़िल्म डायरेक्टर थे, फ़िल्म निर्देशक थे, वो साधना को अपनी फ़िल्म में लेना चाहते थे, लेकिन साधना के पास पहले से ही बहुत सारी फ़िल्में थी और इसी फ़िल्मों के चलते साधना कुछ फ़िल्में साइन नहीं कर पाती थी। लेकिन यह भी बात है कि फ़िल्म निर्देशक और डायरेक्टर साधना के लिए वेट किया करते थे, फिर चाहे उसको 8 महीने लगे, 5 महीने लगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगे अपनी फ़िल्म के लिए, लेकिन सभी डायरेक्टर और निर्देशक लोग साधना को ही लेना पसंद करते थे। इस कदर से साधना बहुत पॉपुलर हुई थी और उसमें न जाने ऐसी क्या बात थी कि फ़िल्म निर्माता भी उसके लिए अपनी फ़िल्म रुकवा सकते थे। जब साधना को टाइम मिले तो वो उनकी फ़िल्मों में काम करती थी, लेकिन फ़िल्म निर्माता उसके लिए रुक जाते थे। यह भी बहुत ही गौर करने वाली बात है। यह बात ऐसी है कि साधना का कि अपने फिल्मों में काम करने के लिए डायरेक्टर, फिल्म निर्माता साधना का इंतजार करते थे। क्योंकि बता के चले तो एच एस रेबल ने भी साधना का इंतजार किया था अपनी फिल्म के लिए और इस फिल्म का नाम था मेरे महबूब। मेरे महबूब में साधना संग बतर हीरो के रूप में राजेंद्र कुमार थे और एच एस रेबल ने भी साधना के लिए पूरे एक नहीं दो नहीं 8 महीने तक साधना का इंतजार किया था अपनी फिल्म में लेने के लिए। और साधना ने जैसे कि यह फिल्म साइन की थी तो यह फिल्म भी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी, बहुत सुपर डुपर हिट यानी कि ब्लॉकबस्टर फिल्म ये रह चुकी थी और यह फिल्म कलर में थी। तो यह जैसे कि फिल्म कलर में थी तो इस फिल्म में भी साधना की खूबसूरती बहुत ही शानदार लग रही थी और लोग साधना के पूरे दीवाने बने थे। इस फिल्म के साथ साथ साधना अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइन हो गई थी। साधना अपने आप में बहुत ही अलग हीरोइन थी और वो दूसरी हीरोइन जैसी बिल्कुल नहीं थी। साधना का हंसने का तरीका, उसकी अदाएं बहुत ही प्यारी सी लगती थी और साधना सच में एक प्यारी सी हीरोइन भी थी और बता के चले तो वो एक सामंजस्य हीरोइन भी थी। लेकिन मेरे महबूब इस फिल्म के दौरान एक फैंस ने जब यह उनकी मूवी देखी थी तो उन्होंने इस कदर साधना जी को देखा था कि उन्होंने पर्दे पर ही साधना जी को अपने दिल से देखा था। दिल से साधना की यह खूबसूरती यह फैन ने नोटिस की थी क्योंकि बता के चले तो साधना
अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से एक बार पब्लिक एरिया में गई थी और पब्लिक एरिया में रहने के कारण साधना वहाँ पे बुर्का में आई थी, बुर्का पहनकर वो पब्लिक एरिया में गई थी। लेकिन जो फैंस था उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो है बुर्का वाली ये जो औरत है ये साधना ही है, क्योंकि उसने देखा था कि साधना की पाँव की उंगलियां, उसमें से एक उंगली एक के ऊपर एक थी और उसको पता था कि वो साधना ही है, क्योंकि उसने मेरे महबूब यह फिल्म में देखा था और उसकी खूबसूरती को नोटिस भी किया था और यह उंगली देखकर उसको 100% विश्वास था कि यह साधना है और वो लोगों को बता भी रहा था कि अरे ये तो साधना है, हीरोइन है, मेरे महबूब फिल्म की ये तो हीरोइन है। लेकिन कुछ लोगों ने तो देखा लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा। और जैसे कि साधना अपना काम करके पूरी अपनी गाड़ी में बैठी थी तो उसने अपने चेहरे पर से बुर्का हटाया था और कुछ लोगों ने साधना को देखा था और वो बहुत खुश हुए थे और वो फैंस ने तो देखा ही था, वो तो बुरके में भी उसने नोटिस किया था कि वो साधना है और उसने गाड़ी में बैठकर साधना जाने तक वो देखता ही रह गया था। लेकिन वहां पे जो सारे बाकी के लोग थे जिन्होंने साधना को नहीं देखा था और जब सबको यह बात पता चली थी कि वो गाड़ी में बैठने वाली बुरके वाली औरत साधना ही थी, तो कुछ लोगों ने अफसोस भी किया था कि अरे यार वो हमारे इतने पास थी, हमारे करीब थी, हमारे आसपास थी, घूम रही थी, लेकिन हमने उसको देखा ही नहीं। इस बात का अफसोस लोगों को हो रहा था। तो इससे यह भी इंसिडेंट से यह बात पता चलती है कि साधना अपने जमाने में बहुत ही पॉपुलर हीरोइन थी और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसा करते थे। और इस फैंस का भी कहना तो अलग ही था, क्योंकि यह जो पर्सन था जिसने साधना को पहचाना था तो इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उसने बुर्का होने के बाद भी साधना को पहचाना था। साधना ने अपने फिल्म करियर में बहुत सारी फिल्में की थी, उसमें से एक थ्रिलर फिल्म भी थी, वो कौन थी। इस फिल्म में भी साधना बहुत ही अच्छी दिख रही थी और बहुत प्यारी भी दिख रही थी। वो कौन थी इस फिल्म में साधना के संग हीरो थे मनोज कुमार। और बता के चले तो इस फिल्म में साधना का डबल रोल था और इस डबल रोल में साधना बहुत लोगों को पसंद आई थी। ना जाने साधना में ऐसी क्या खूबसूरती थी, उनके चेहरे पर एक क्या अदा थी कि लोग इस अदा के इस खूबसूरती के दीवाने थे। और बता के चले तो यह फिल्म भी बहुत सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म के जो गाने थे वो भी फेमस थे। इस फिल्म का एक जो गाना था, लग जा गले के फिर हंसी मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, ये जो गाना था यह आज भी पॉपुलर है। और इस गाने में भी और पूरी की पूरी इस फिल्म में साधना ने अपनी छाप छोड़ दी थी और लोगों को साधना कुछ इस कदर पसंद आई थी कि लोगों ने थिएटर्स के बाहर लोग टिकट के लिए लाइन लगाते थे और साधना जी को देखने के लिए लोग भी तरस जाते थे। ना जाने साधना में ऐसी क्या अदा थी और क्या ऐसा साधना की खूबसूरती में था कि बाकी की हीरोइन भी खूबसूरत दिखती ही है, लेकिन साधना में एक अलग ही बात होती थी, साधना की खूबसूरती में एक अलग ही बात होती थी कि मान के चलो कि साधना की खूबसूरती के लिए साधना के चेहरे पर से ही ऐसा लगता था कि ये जो है हीरोइन एक अलग ही हीरोइन है और मानो कि आसमान से एक परी ही उतर आई है। उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उसके बोलने की अदा, बात करने की अदा नोटिस किया करते थे और उस दौरान लड़कियां भी अपना लुक बिल्कुल साधना जैसा बनाती थी, उसके जैसा बिहेव करती थी। तो साधना की खूबसूरती और उसकी अदा कुछ इस कदर लोगों के दिल पे छाई थी। तो साधना एक ऐसी हीरोइन थी जो फिल्म इंडस्ट्री में उसने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया था, यानी कि मैं अगर एक्ट्रेस हूँ, एक सुपरस्टार हूँ, तो मैं मेरे से कम, मेरे से नीचे वाले लोगों के साथ मैं नहीं बैठूंगी या फिर बात नहीं करूंगी। ऐसा साधना का बिल्कुल नेचर नहीं था। वो हर किसी से मिलती थी, हंसती थी और अच्छी बातें भी किया करती थी। और बता के चले तो जब साधना सेट पर रहती थी तो वो अपने यूनिट के साथ ही उसका आना जाना खाना पीना था। वो कभी भी ऐसा नहीं मानती थी कि मैं अपने यूनिट के साथ क्यों खाना खाऊं या फिर मैं उनके साथ क्यों बैठकर चाय पीऊं, ऐसा साधना बिल्कुल नहीं करती थी। और बता के चले तो साधना ने गुरुदत्त के साथ भी काम किया था, लेकिन उनकी यह फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि गुरुदत्त की अचानक ही डेथ हो गई थी। लेकिन साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया है जो सुपरहिट हुई थी। तो आगे बता के चले तो साधना जब सुपरस्टार थी, अपने फिल्म करियर में हाई लेवल पर थी, तो साधना की जो चचेरी बहन थी बबीता भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी। तो यहाँ पे बात यह कहने वाली थी कि बबीता और रणधीर कपूर का लव अफेयर शुरू था और रणधीर कपूर के जो पिताजी थे राज कपूर, उनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि कपूर खानदान में जो लोग थे, जो राज कपूर थे या फिर उनके पिताजी मानो या फिर उनके दादाजी मानो, तो उनका यह कहना था कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी और उनको यह बात बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। और राज कपूर के अपने खुद बेटे रणधीर कपूर और बबीता के लव अफेयर के बारे में उनको जब पता हुआ था तो उन्होंने यह बात साधना जी को भी बताई थी और इसलिए वो साधना को अपने साथ खाना खाने के लिए उन्होंने बुलाया था। लेकिन साधना अपने यूनिट के साथ ही खाना खाती थी। यह देखकर राज कपूर ने साधना को बुलाया था और उसको कहा था कि जो तुम्हारी बहन है, चाचा की लड़की, यानी कि बबीता 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 और रणधीर कपूर का अफेयर शुरू है, लेकिन बबीता को अपने
एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बबीता तो अपने एजुकेशन पर कुछ भी ध्यान नहीं देती है और उसका तो पूरा के पूरा इंटरेस्ट मॉडलिंग करना है या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में भी वो आना चाहती है। तो यह बात सुनकर साधना ने कहा था कि फिर उसमें क्या बुराई है? तो राज कपूर ने कहा था कि एक ही साथ 2-2 सपने देखना भी बहुत बुरी बात है क्योंकि वो रणधीर कपूर के प्यार में भी है और वो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आना चाहती है। साधना को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा था और उसने कहा था कि अच्छी लड़कियाँ क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकती है? क्या उनको यह हक नहीं है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए? तो उसकी यह बात सुनकर राज कपूर ने साधना को कहा था कि कपूर खानदान की बहुएँ फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, तो तुम आगे जाके बबीता को समझाओ। लेकिन साधना ने ऐसा नहीं किया था और साधना ने उनको जवाब भी दिया था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ काम करती हैं, वो सभी के सभी अच्छी नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। फ़िल्म इंडस्ट्री में जो भी लड़कियाँ काम करती हैं, वो अच्छी नहीं रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो यह बात सुनकर राज कपूर को गुस्सा आया था और बता के चले तो राज कपूर जो एक फ़िल्म डायरेक्टर थे और उनका अपना एक खुद का प्रोडक्शन हाउस था। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस में सारी एक्ट्रेस को काम करने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने साधना को कभी भी अपने फ़िल्म प्रोडक्शन में काम करने का मौका नहीं दिया था। यहाँ पे बता के चले तो साधना का एक ही कहना था कि फ़िल्मों में जो लड़कियाँ काम करती हैं, क्या वो अच्छी नहीं रहती है, इसलिए वो फ़िल्मों में काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं रहता है। तो राज कपूर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने साधना को कहा था कि मैं तो इसलिए आया था कि तुम जाके बबीता को कुछ समझाओ, लेकिन तुम तो बहुत ही अलग ही बोल रही हो। और राज कपूर को इस बात का गुस्सा भी आया था और वो वहाँ से चले गए थे। आगे जाके बता के चले तो राज कपूर के इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पे मौजूद जो लोग थे, उन्होंने कुछ सुनी बातें, कुछ अनसुनी बातें सब जमा जोड़कर एक बात नई बनाई थी और यह बात फैलते-फैलते बबीता तक पहुँच गई थी और बबीता को ऐसा लग रहा था कि साधना उनके ससुर राज कपूर संग मिली है और बबीता को ऐसा लग रहा था कि साधना बबीता के बारे में बुरा सोच रही है। बबीता को ऐसा लग रहा था कि साधना भी यह चाहती है कि रणधीर कपूर और बबीता की शादी ना हो, लेकिन बात तो कुछ अलग ही थी। जो लोगों के अलग-अलग मुँह से बबीता को पता चली थी और यानी कि लोगों को जिस तरीके से लोगों की सोच थी, वो तरीके से लोग वह बातें बबीता को जाकर बता रहे थे और इसके कारण बबीता को यह गलतफ़हमी हो गई थी कि रणधीर कपूर और बबीता की यह शादी की बात साधना को पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात तो कुछ और ही थी और आगे बता के चले तो एक पार्टी में एक दिन बबीता और साधना दोनों बहनें एक साथ आई थी। तो साधना ने बबीता को कहा था कि राज कपूर से उनकी बात हो गई है और उनका यह कहना है कि अगर तुम कपूर खानदान की बहू बन जाती हो तो तुमको फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर होना होगा। और साधना जब यह बात बता रही थी तो बबीता को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि लोगों ने अलग-अलग बातें कहकर बबीता के पहले से ही कान भर दिए थे। जब साधना बोलने लगी थी तो बबीता को गुस्सा आया था और वो ज़ोर से चिल्लाई थी कि तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम अब बहुत बड़ी सुपरस्टार हो और बहुत सारा पैसा कमाती हो, इसलिए यह सारी बातें तुम बोल सकती हो क्या? तुम्हें यह बातें बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो साधना को इस बात का बहुत बुरा लगा था और साधना ने कहा था कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो क्योंकि मैं तो तुम्हारी अच्छाई चाहती हूँ। तुम्हें इस बात से भी वाक़ुफ़ करना चाहती हूँ कि राज कपूर के दिल में यह है कि तुम आगे जाके फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करोगी और मेरा क्या, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूँगी। लेकिन बबीता ने पूरा घमंड के साथ साधना को करारा जवाब दिया था और कहा था कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे बारे में ऐसी बातें करने का। आगे बता के चले तो बबीता ने साधना संग उस दिन से चुप्पी रखी थी। जो उम्र भर बबीता ने साधना से कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन आगे के दौर में रणधीर कपूर संग जब बबीता की शादी हो गई थी, तो बबीता ने फ़िल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। आगे बता के चले तो साधना जब अपनी फ़िल्मों की बात किया करती थी, अपने पुराने फ़िल्मों की, तो उसमें से एक फ़िल्म थी कि वो कौन थी? वो कौन थी? इस फ़िल्म के लिए एक गाना था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। यह गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड करना था और इस गाने का शूटिंग भी बहुत दूर था। वो कौन थी का जो गाना था नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, यह गाने का शूट शिमला में होने वाला था और शिमला जाने के लिए साधना संग पूरा यूनिट और बाकी का स्टाफ भी तैयार था। लेकिन यह गाने की गायिका थी वो लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर बीमार गिरी थी, तो इसलिए लता मंगेशकर यह गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और उनकी तो तैयारी हो गई थी शिमला पहुंचने की, सारा इंतजाम था, सारी तैयारी थी, लेकिन लता मंगेशकर ने यह गाना नहीं गाया था। बता के चले तो मदन मोहन ने यह गाना रिकॉर्ड किया था अपने आवाज में और उनकी यह रिकॉर्डिंग के साथ साथ यह गाना शिमला में शूट हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात यह भी है कि ये जो गाना था नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, यह गाना शूट हो रहा था, साधना अपनी लिप सिंक कर रही थी, लेकिन ये जो वॉइस था वो मेल वर्जन में था और यहाँ यह गाने की शूटिंग देखने के लिए वहाँ पे बहुत लोग भी आए थे और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसको यह बात समझ में नहीं आई थी क्योंकि बड़े लोगों को तो यह बात ऑब्वियसली समझ में आई थी कि ये जो गाना है आगे जाके
मेल वर्जन में होने वाला है। लेकिन छोटा बच्चा था, उसको यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आगे जो है हीरोइन है, पूरा फ़िल्म शूट हो रहा है, पूरे सॉन्ग शूट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या बात हो रही है कि यहाँ पे हीरोइन जो है वो शूट कर रही है, लेकिन आवाज़ तो है वो लड़के का है। यह क्या बात है? ये उसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और उसने बीच में ही ज़ोर से कहा था कि अरे ये क्या बात हुई कि यहाँ पे गाना चल रहा है हीरोइन के लिए और जो आवाज है वो तो लड़के की है, यानी कि एक हीरोइन की आवाज लड़के जैसी कैसी हो सकती है, यह बात उसने बताई थी और यह बात सुनकर सारे लोग बीच में ही जोर जोर से हंस रहे थे। तो यह भी बात साधना ने बहुत ही हंस हंस कर बताई थी। साधना बहुत ही क्यूट एक्ट्रेस थी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी और बता के चले तो साधना अपने मूवीज के लिए, फिल्म के लिए जो भी कपड़े पहनती थी, जो भी क्लॉथेस वगैरह पहनती थी, वो एक फैशन बन जाता था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उस दौरान स्लीवलेस कुर्ती का स्टाइल साधना ने ही लाया था। उनकी एक फ़िल्म थी राजकुमार के साथ वक़्त, और इस वक़्त फ़िल्म में उसने स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी। लेकिन बता के चले तो उनका यह ड्रेस कॉस्ट्यूम डायरेक्टर को नहीं पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो कॉस्ट्यूम है ये स्लीवलेस वाला नहीं होगा, लेकिन साधना ने यही कॉस्ट्यूम पहना था और इस कॉस्ट्यूम में साधना बहुत ही अच्छी लग रही थी और ये फ़िल्म भी सुपरहिट हुई थी। और उसने जो स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी वो आगे जाके बहुत फेमस भी हो गई थी। इस फिल्म के बाद ही फिल्मों का एक दौर भी आया था जिसमें हीरोइंस स्लीवलेस कुर्ती पहनती थी अपनी फिल्मों में शूटिंग के दौरान, और यह एक अलग ही दौर था और यह दौर साधना ने ही शुरू किया था, स्लीवलेस कुर्ती वाला। साधना ने आगे जाके बहुत सारी हिट फिल्में दी थी, उसमें से मेरा साया एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी। मेरा साया इस फिल्म में, यह फिल्म एक अलग ही थी क्योंकि यह एक इमोशनल फील देने वाली फिल्म थी और इस फिल्म में लोग इतने भावुक हो गए थे और स्पेशली बोले तो औरतें इतना भावुक हो गई थी, तो यह फ़िल्म देखकर वो रोने लगती थी। इतनी यह फ़िल्म अच्छी हो गई थी और पॉपुलर हो गई थी, ब्लॉकबस्टर हो गई थी और एक इमोशनल फ़ील करने वाली यह फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में हीरोइन यानी कि पत्नी अपने पति के प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है और मरकर भी वो पति के लिए ही जीती है, यह इस फ़िल्म में दिखाया था और यह फ़िल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। साधना ने अपना कमाल दिखाया था और फ़िल्म आरज़ू भी सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर हुई थी। इस फ़िल्म का भी गाना अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, यह भी गाना बहुत पॉपुलर हो गया था। और बता के चले तो मेरा साया में जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, यह गाना देखकर भी लोग आज भी रो देते हैं, इतना यह पॉपुलर भी गाना हो गया था और फ़िल्म भी सुपरहिट हो गई थी। साधना की फ़िल्मों के बारे में अगर बता के चले तो साधना की हर एक फ़िल्म सुपरहिट बनती थी, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर भी बनती थी और इस फ़िल्म के गाने भी, गानों का तो क्या कहना, गाने भी बहुत पॉपुलर हो गए थे। और हर एक गाना साधना का अगर बोले तो फ़िल्म इंडस्ट्री में हर एक गाना एक इमोशनल टच करता है। फिर वो चाहे सैड सॉन्ग हो या फिर अच्छा सॉन्ग हो, बहुत ही इमोशनल फ़ील देने वाला गाना है। उसमें से यह गाना एक भी है कि ये बहारों की मल्लिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ये गाना हो, या फिर जो है लग जा गले के, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, यह भी गाना हो, या फिर बेदर्दी बालमा तुझको मेरा दिल याद करता है, चाहे ये भी सैड सॉन्ग हो, लोगों को बहुत ही पसंद आता था। उसके अच्छे प्यारे गीत भी और सैड वाले गीत भी लोगों के दिल पे राज किया करते थे। साधना में ऐसी क्या कशिश थी कि साधना को हर एक अदा में लोगों ने पसंद किया और साधना भी बहुत अच्छी और क्यूट दिखती थी। ना जाने उसके चेहरे पर ऐसी क्या चमक थी जो बहुत ही प्यारी लगती थी। आगे बता के चले तो लव इन शिमला इस शूटिंग के दौरान आर के नैयर ने जब साधना को पहली बार देखा था तो आर के नैयर ने साधना को पसंद किया था और उन्होंने दिल ही दिल में भी सोच रखा था कि उनकी लाइफ पार्टनर होगी तो वो साधना ही होगी, और उन्होंने वैसा किया भी था क्योंकि इस फिल्म के बाद साधना भी आर के नैयर को पसंद करने लगी थी और वो दोनों में प्यार था। लेकिन यह प्यार साधना के घर वालों को पसंद नहीं था। साधना के घर वालों को ऐसा लगता था कि किसी अच्छे फिल्म एक्टर के साथ साधना शादी करे, लेकिन साधना ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने आर के नैयर से शादी की थी 7 मार्च 1966 को। उनकी यह शादी बहुत जोरों-शोरों से और बड़े ही उत्साह से हुई थी और बहुत ही पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ यह शादी हो गई थी। आर के नैयर संग जब साधना की शादी हो गई थी तो साधना पहले से ही सुपरस्टार थी और उसको एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर शुरू हुए थे। लेकिन बता के चले तो अपनी इस तरक्की के शिखर पर होने के साथ-साथ साधना के लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया था, क्योंकि साधना की तकदीर ने यहाँ से करवट लेना शुरू किया था। क्योंकि बता के चले तो साधना के पास एक से बढ़कर एक फिल्म आई थी, लेकिन साधना को एक बीमारी थी। साधना पर एक बीमारी ने डाका डाला था और इस बीमारी का नाम था थायराइड। थायराइड होने के कारण साधना अपनी कुछ फिल्मों में काम नहीं कर पाई थी और इसके लिए साधना के हाथ से बहुत सारी फिल्में गई थी जो बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ साधना को काम करना था। और यह सुपरस्टार का नाम था मनोज कुमार, जितेंद्र, देवानंद, राजकुमार। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां थी जो साधना संग उनको फिल्म करना था, लेकिन अपनी बीमारी के चलते साधना ने यह सारी फिल्में साधना नहीं कर पाई थी और कुछ इस तरह साधना के फिल्मी करियर में अच्छी अच्छी फिल्में भी जा रही थी। इस बीमारी के चलते साधना ने अपना ट्रीटमेंट भी शुरू किया था भारत के बाहर, अमेरिका में। यह ट्रीटमेंट होने के बाद थायराइड के कारण साधना का
गला सूजने लगा था और यह गला छुपाने के लिए साधना ने जब फ़िल्म इंडस्ट्री में फिर से काम करना शुरू किया था, तो साधना ने अपने कुर्ते का पल्लू अपने पूरे गले के पास रखकर वो काम किया करती थी। लेकिन साधना का हर एक कॉस्ट्यूम, उनकी हर एक ड्रेस की अदा लोगों को बहुत पसंद आती थी। और यहाँ से ही एक ज़माना भी आ गया था कि जो पल्लू था, जो चुनरी थी, वो हीरोइंस लोग भी आगे चलकर बिल्कुल अपने गले के पास रखती थी, जैसे कि कोई हार पहन रखा है। इस तरीके से साधना ने चुनरी अपने गले के पास रखी थी और इसी अदा के साथ साधना फिल्मों की शूटिंग करती थी। लेकिन उनकी यह अदा और यह स्टाइल भी लोगों ने नोटिस किया था और आगे जाके बहुत सारे एक्ट्रेस भी यही अदा अपनाती थी। आगे जाकर साधना ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उन्होंने एक नए अंदाज के साथ फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की थी और साधना के पास एक फूल दो माली और इंतकाम जैसी कुछ नई फिल्में मिली थी और इस नई फिल्मों में भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में न्यू फेसेस के साथ काम किया था। इसमें संजय खान जैसे न्यू चेहरे को साधना संग काम करने का मौका मिला था। आप आए बाहर आई इस फिल्म में भी साधना ने काम किया था और इस फिल्म में भी उनका रोल बहुत ही अच्छा था। इस फिल्म में साधना संग थे राजेंद्र कुमार। साधना और राजेंद्र कुमार की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में सबको बहुत अच्छी लगती थी और यह दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी चली है। लेकिन आगे बता के चले तो कुछ ऐसे हीरो थे, कुछ ऐसे एक्टर थे जिनकी साधना संग बिल्कुल नहीं जमती थी, क्योंकि कोई एक्टर ऐसे भी थे जो साधना का मजाक उड़ाते थे फिल्म शूटिंग के दौरान। लेकिन साधना को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और साधना भी उनसे बहुत रूडली बात किया करती थी। कुछ ऐसे गिने चुने ही एक्टर थे जिनमें से एक संजय खान है। साधना ने राजेश खन्ना के साथ भी एक फिल्म की थी और इस फिल्म का नाम दिल दौलत दुनिया था। और बता के चले तो यह बात 1970 के बाद की है और यह जमाना इंटरनेट का जमाना आया था और उस दौरान ज्यादा करके लोग नेट पर यह फिल्म सर्च किया करते थे, दिल दौलत दुनिया। इस फिल्म में साधना ने पहली बार राजेश खन्ना संग काम किया था और राजेश खन्ना ने भी पहली बार साधना संग काम किया था और यह दोनों की जोड़ी भी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी और यह फिल्म ने भी एक रिकॉर्ड किया था ज्यादा कमाई करने का। इस फिल्म ने 1.5 करोड़ के आगे की कमाई की थी और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। आर के नैयर संग शादी करके साधना अपनी करियर की ऊंचाई पर थी और आर के नैयर ने साधना संग अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी शुरू किया था। फिल्म के चलते गीता मेरा नाम यह फिल्म बनाई थी और यह फिल्म में डायरेक्शन भी खुद साधना ने ही किया था और इसमें लीड हीरोइन का काम भी साधना ने ही किया था और यह फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी और बहुत ही बेहतरीन रही थी। साधना का फिल्मी करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था और इसके साथ साथ साधना ने अपने पति के साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की थी और इस कंपनी के चलते उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की थी। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो कुछ फिल्मों में साधना भी काम किया करती थी एज अ हीरोइन के तौर पर। लेकिन उनकी जो बीमारी चल रही थी थायराइड, यह कुछ इस तरीके से बढ़ रही थी कि साधना के गले का हिस्सा सूजने लगा था और इसके लिए साधना को एज अ हीरोइन के तौर पर काम मिलना बहुत ही कम हो रहा था, क्योंकि उनका गला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, वजन उसमें बढ़ता ही जा रहा था, गले का आकार बढ़ता ही जा रहा था और इसके कारण जो उनकी खूबसूरत आंखें थी, तो आंखों का भी आकार बढ़ने लगा था। वो आकार कुछ इस तरीके से बढ़ रहा था कि मानो कि उनकी आंखें दिन ब दिन बाहर निकलती आ रही हो। कुछ इस तरह से उनकी आंखें भी दिख रही थी और उनका गले का आकार भी बढ़ रहा था। तो इसके लिए साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बंद किया था। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो जो फिल्म डायरेक्टर साधना के लिए सालों तक महीनों तक इंतजार करते थे, लेकिन उनको अपनी फिल्म के लिए साधना ही चाहिए थी एज ए हीरोइन के तौर पर, वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साधना संग अब किनारा करने लगे थे। साधना को भी इस बात का एहसास हो गया था और साधना को यह बात का भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि साधना फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी। इसके साथ उसको यह बात भी बहुत अच्छी लगती थी कि वो अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकाल सकती थी। और बता के चले तो आर के नैयर भी साधना से बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। लेकिन इसी दौरान एक बात हो चुकी थी कि जब साधना ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, तो साधना अपने बच्चे के बारे में भी सोचने लगी थी कि शायद अब उनको एक प्यारा सा सुंदर सा बेबी होना चाहिए। लेकिन यह बात भी किस्मत को नामंजूर थी, क्योंकि बता के चली तो साधना की ये जो खुशी थी, यह खुशी भी उसके नसीब में नहीं थी। इसका कारण भी साधना की जो थायराइड वाली बीमारी थी, ये थायराइड की बीमारी के चलते साधना ने अपना ट्रीटमेंट भी शुरू किया था और अलग अलग गोलियां खाती थी, अलग अलग मेडिसिन भी खाया करती थी और इस मेडिसिन के चलते उसके बच्चे पर पेट में असर होने लगा था। और जब साधना की यह 9 महीने 9 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो साधना ने जन्म भी दिया था एक बच्चे को, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं था, वो बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। और डॉक्टर ने इसका कारण यह भी बताया था, उनके मेडिसिन का असर वो बच्चे पर भी हुआ था और इसलिए वो बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। तो इस बात का आर के नैयर को भी बहुत बुरा लग रहा था और साधना को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों की जिंदगी में फिर से उदासी छाई थी। लेकिन आर के नैयर ने समझदारी और होशियारी से यह उदासी भी दूर की थी। उन्होंने साधना को पूरी दुनिया घुमाने का सोच रखा था और वो दोनों पूरी दुनिया घूमने चले गए थे। इस दौरान साधना ने अलग अलग रेसिपीज सीखना भी शुरू किया था और वो अलग अलग रेसिपीज बनाती थी और आर के नैयर को खिलाती थी। और वो दोनों
एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे कि इस दुनिया की पूरी खुशी उन दोनों को मिली हो, इतने खुश वो दोनों में थे। लेकिन बता के चले तो आगे जाके साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी, तो उसी तरह आर के नैयर को भी अस्थमा की बीमारी ने घेराव किया था। और उनकी यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। उनको अस्थमा के छोटे-मोटे अटैक भी आना शुरू हो गए थे। और आगे जाके आर के नैयर और साधना का एक दूसरे का साथ जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 साल तक ही रहा था, क्योंकि उसके बाद आर के नैयर को अपनी बीमारी के चलते अस्थमा का बहुत बड़ा अटैक आया था और वो अस्पताल से जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन बता के चले तो आर के नैयर साधना संग बहुत प्यार करते थे। उनको साधना की बहुत फ़िक्र भी होती थी, बहुत चिंता भी होती थी और वो यह बात साधना से बोल दिया करते थे कि इस बीमारी के चलते अगर कोई हादसा हो जाता है और उनका अगर साथ छूट जाता है तो तुम अपना ख़्याल रख लेना, तुम अपना ख़्याल खुद कर लेना। तो साधना को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता था और वो अपने हस्बैंड को हौसला देती थी और बोल देती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, तुम मेरे पहले जाओगे, ऐसा तो नहीं है, शायद मैं ही तुम्हारे पहले भी जा सकती हूँ, ऐसा वो बोल देती थी। लेकिन यह दोनों की सिर्फ बातें थी, किस्मत को वो दोनों का साथ मंजूर नहीं था और आर के नैयर इस दुनिया से चले गए थे। आर के नैयर के चले जाने के बाद साधना अपनी जिंदगी में फिर से उदास हो गई थी। आर के नैयर के चले जाने के बाद साधना की लाइफ में फिर से उदासी छाई थी। और बता के चले तो साधना की इस दौरान भी बहुत सारी फिल्में आई थी, लेकिन ये वो फिल्में थी जो कुछ ना कुछ रीजन से वो सारी फिल्में बहुत दिनों के बाद रिलीज हो पाई थी। और यह फिल्में जब रिलीज हो गई थी तो पूरा जमाना बदल गया था, क्योंकि रिलीज होने के लिए पूरा 10 से 15 साल का अंतर लगा था और 10 से 15 साल के बाद साधना की यह फिल्में रिलीज हो गई थी। लेकिन बता के चले तो इसमें से सारी की सारी फिल्में अगर बता के चले तो फ्लॉप हुई थी, क्योंकि पूरा जमाना भी बदल गया था, लोगों का सोचने का, फिल्में देखने का तरीका भी बदल गया था। और इसके कारण भी शायद साधना की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई थी। आर के नैयर के चले जाने के बाद साधना का जो प्रोडक्शन हाउस कंपनी थी वो कंपनी भी साधना ने बेच डाली थी और साधना ने अपना खुद का फ्लैट भी छोड़ा था और वो किराए के घर में रहने लगी थी। ऐसे करते करते साधना ने अपने सारी जो यादें थी, यानी कि उनकी जो ज्वेलरी वगैरह थी, उनकी जो पैसा जायदाद थी, वो जरूरतमंद लोगों को देती रहती थी, जिनको भी वो पैसे की जरूरत हो ऐसे लोगों को साधना दान में पैसा दिया करती थी। तो इसलिए साधना के पास अपने जीवन के आखिरी दिन में कुछ भी नहीं बचा था, ना कि पैसा बचा था, ना कि खुद का घर था। और वो जिस घर में भी रह रही थी, वो घर पर भी वो चैन से नहीं जी पा रही थी, क्योंकि घर का किराया देने के लिए भी साधना के पास पैसे नहीं थे। आगे बता के चले तो साधना की लाइफ में जब ये उदासी छाई थी आर के नैयर के चले जाने के बाद, तो साधना ने अपनी फ्रेंडशिप का भी सहारा लिया था। उनके फ्रेंड सर्कल में थी आशा बारेक, हेलेन, नंदा जैसी हीरोइन, वहीदा रहमान जैसी हीरोइन, वो साधना को सिंपैथी देते थे। साधना की इस उदासी वो दूर करने में उनका बहुत ही हाथ-बार लगा था। और बता के चलिए तो साधना की जो पर्सनल असिस्टेंट थी, पर्सनल असिस्टेंट की बेटी को भी साधना ने गोद लिया था। यानी कि उसकी बेटी को भी साधना बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी और उसके लिए भी साधना ने बहुत सारा खर्चा किया था। बता के चलिए तो साधना इंसानों से भी बहुत प्यार करती थी और जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी। साधना को स्पेशली डॉग और पैरट से बहुत प्यार था, वो उसको बहुत अच्छे लगते थे। अपनी इन सारी फ्रेंड्स के साथ साधना की ज़िंदगी आगे जा रही थी, लेकिन पता के चले तो साधना ने जिस तरह से लोगों को पैसा बाँटना शुरू किया था, उस तरह से साधना के पास पैसों की कमी आने लगी थी और इस कमी के चलते साधना जिस बंगले में रहती थी, वो बंगला आशा भोसले के हस्बैंड का था और उस बंगले पर आशा भोसले का भी अधिकार था। तो बता के चले तो आशा भोसले ने वो बंगला बेच दिया था बिल्डर को और बिल्डर वो बंगला तोड़कर वहाँ पे बिल्डिंग्स करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे साधना रहती थी और साधना वो बंगला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। माना कि साधना वहाँ पे एक फ्लोर पे रहती थी और दूसरे फ्लोर पे एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन साधना को अब अपने आगे के बचे हुए लाइफ के लिए ज्यादा भागदौड़ भी नहीं होती थी और वो इसलिए वो उस बंगले में ही रहना चाहती थी, वो बंगले को नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन बिल्डर ने साधना जी को बहुत ही परेशान कर दिया था और अलग अलग धमकियां भी देने लगा कि कुछ भी करके साधना उस बंगले को छोड़ सके। और इस विवादों के चलते साधना की तबीयत पर, उसके हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर हो रहा था। इस उम्र में साधना को कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, अलग अलग केसेस की तारीख को भी उसको कोर्ट कचहरी जाने के लिए भी बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन साधना को यह सारे कामों की आदत भी नहीं थी, वो इन सारी बातों में फंसना भी नहीं चाहती थी, वो तो चाहती थी हमेशा एक सुखी और शांत जीवन। लेकिन साधना के आखिरी समय में वो भी उसके नसीब नहीं हुआ था, उसको शांति भी नहीं मिली थी और सुख चैन तो अलग बात है, क्योंकि इस उम्र में भी साधना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी और अपना हक साबुत रखना चाहती थी। लेकिन साधना की किस्मत में यह सारी बातें नहीं थी। साधना की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया था कि वो पूरा बुढ़ापे की गहराई में थी और इस बुढ़ापे की गहराई में साधना के पास कोई भी पैसा नहीं था, ना कि रहने के लिए घर था। यह बात पहली बार साधना ने मीडिया से कही थी, लेकिन ऐसी बातें करना साधना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि साधना को इन सारी चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं था। अपनी जवानी के चलते साधना मीडिया के सामने भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाती थी, उनको फोटो खिंचवाना भी नहीं अच्छा लगता था। बुढ़ापे में वो मीडिया के सामने कैसे आ सकती है, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उनको मीडिया के सामने आना पड़ा था और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना पड़ा था, अपने पैसों की तंगी के कारण और अपनी बीमारी के चलते। तो यह बात सुनकर सलमान खान और उनके पिताजी आगे आए थे और उन्होंने साधना का हेल्प किया था
उनकी बीमारी के लिए साधना अपने ज़माने की ऐसी एक खूबसूरत अदाकारा रही है, जिसकी तारीफ़ हर एक एक्टर ने की है। उसमें से देवानंद भी थे, मनोज कुमार भी थे, राजकुमार भी थे, ऐसे बड़े-बड़े हस्तियाँ जो थे, उन्होंने साधना की बहुत सारी तारीफ़ की थी। एक्टर तो एक्टर सही, लेकिन कोरियोग्राफर सरोज ने भी साधना की बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि साधना अपने आप में ही एक बहुत ही अलग और यूनिक एक्ट्रेस थी और ऐसी एक्ट्रेस फ़िल्म इंडस्ट्री में मिलना बहुत ही कम होता है, क्योंकि अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में साधना ने बहुत सारी फ़िल्में की थी और इस फ़िल्मों से ही हर एक फ़िल्म साधना की ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट होती थी। लोग भी साधना को बहुत पसंद करते थे। उसके सारे जो रोल्स थे, कैरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे और प्यारे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बता के चले तो साधना को अपने फ़िल्मी करियर के लिए एक भी अवार्ड नहीं मिला था। सिर्फ़ बुढ़ापे में उसको लाइफ़ अचीवमेंट अवार्ड मिला था, लेकिन फ़िल्मी करियर में उसको एक भी अवार्ड नहीं मिला था। यह एक बहुत हैरान करने वाली बात है साधना के लिए और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी, कि इतनी खूबसूरत अदाकारा और इतने अच्छी फ़िल्में देने के बाद भी इस साधना को क्यों और कैसे कोई भी अवार्ड नहीं मिल सकता है। यह भी बात बहुत हैरान करने वाली है। लेकिन यह भी बात है कि साधना को इन सारे अवार्ड की तो वैसे भी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी साधना के पास था वो तो साधना ने लोगों को दिया था, तो वो अवार्ड लेके और अवार्ड अपने पास रख के तो क्या ही करेगी। यह भी बात एक समझने वाली थी और बहुत अलग ही थी। साधना को पैसा, अवार्ड, धन, दौलत, प्रॉपर्टी का कोई भी नशा नहीं था, पहले भी नहीं और बूढ़ापे में भी नहीं था। इसलिए शायद उसने अपने पास जो कुछ भी था वो लोगों में बाँटना शुरू किया था, कि जिसको उसकी सच में ज़रूरत हो वो साधना पैसा दिया करती थी। लेकिन अपने बुढ़ापे में ही साधना के पास कोई भी पैसा नहीं था और इस बुढ़ापे में ही साधना को कैंसर भी हो गया था और इस कैंसर के चलते ही साधना ने दुनिया को अलविदा कहा था। तो ऐसी दर्दनाक भरी जिंदगी साधना ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। तक चले तो साधना फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी हीरोइन रह चुकी है, एक ऐसी एक्ट्रेस रह चुकी है जो देखने में भी सुंदर थी और मन से तो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी थी साधना और उसके नाम में ही उसकी पूरी पर्सनालिटी भी छुपी थी, कि बहुत सादी, सिंपल और दिल से बहुत अमीर, ऐसी थी साधना। ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।